हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सोल लैंड 2 का एपिसोड 130। अब तक हमने देखा था कि यूहाव फार नॉर्थ में जाकर उस आइस केव के अंदर से अनोखे धातुओं को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी जब उसे पता चलता है कि इसी जगह पर सन एंड मून एम्पायर वालों ने भी बहुत बड़ा डेरा डाला है, तो वो उस आर्मी कैंप में जाकर जांच कर रहा होता है। तभी उसकी मौजूदगी को पहचान कर सन एंड मून एम्पायर वालों ने उसे ट्रैप कर लिया होता है, जिस पर वो उनकी एक जनरल, जो कि एक टाइटल 9 ड्योलो के लेवल पर होते हैं, उनके जैसा भेष बदल देता है। अब आगे जब इन दोनों के बीच सिपाहियों को मालूम नहीं हो रहा होता कि कौन असली है एंड कौन नकली एंड किसके ऊपर उन्हें अटैक करना है, तभी उस एनिमी जर्नल अपने पास से एक सोल 9 का वेपन निकालती है, जिसे देखकर सारी आर्मी को मालूम होता है कि इनमें से यूहाव कौन है। तभी वो सब उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उस जनरल की ताकत को देखकर यूहाव भी परेशान हो रहा होता है कि इसकी ताकत मुझसे भी बहुत ज्यादा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। जब वो भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी जनरल उसके रास्ते में आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे यूहाव दूर जाता है एंड उसके बॉडी में से बीबी डोंग आकर उस जनरल के अटैक को रोकती है। वो कहती है कि ये फार नॉर्थ है एंड हम आइस वालों का इलाका है, तुम जैसे फीनिक्स पावर रखने वाली यहाँ पर आकर इतना उछल कूद क्यों मना रही हो। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है, जिस पर जनरल गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट करो। इन दोनों के बीच एक अच्छी फाइट शुरू होती है, जिसे देखकर टीमिंग भी खुश हो रहा होता है। तभी यूहाव इन दोनों की मैच के नजरअंदाज करते हुए वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी सारे सिपाही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी जगह को उन्हीं में से एक सोल्जर के जगह को रिप्लेस कर देता है एंड अपना एक सोल एक्सप्लोजन कर देता है, ताकि वो उस मिस्टीरियस से वुमन को जल्द से जल्द खत्म कर इस जगह से बाहर निकल जाए। बट तभी उस मिस्टीरियस से वुमन के पास से एक सोल वेपन आकर यूहाव की इस अटैक को ब्लॉक करता है। उसके इस शील्ड को देखकर यूहाव भी चौंक जाता है। वे सारे सिपाही उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। तभी यूहाव को ये आभास हो जाता है कि इस कमांडर के पास बहुत सारे सोल वेपन्स हैं, बट इसकी शक्ति उस जनरल की शक्ति से भी बहुत ज्यादा कम है। इस पर वो ये प्लान बनाता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे कब्जा कर यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए वो अपना सोल शॉक अटैक उस कमांडर के ऊपर करता है, बट तभी उस कमांडर के पास से एक और सोल वेपन आकर उस सोल शॉक को भी ब्लॉक करता है, जिसे देखकर वो जनरल भी चिंता में आती है कि मार्शल अभी बहुत डेंजर में है, मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म कर उन्हीं की जान बचाने के लिए जाना ही होगा। बट उसके अपोज में बीबी डोंग उसे जाने ही नहीं दे रही होती, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। यूहाव सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इस कमांडर को कब्जा करना ही होगा। एक कहते हुए वो अपना एक आइस किक अटैक करता है, जिससे वहां के मौजूद सारे सिपाही मारे जाते हैं। बट उस अटैक से भी उस कमांडर को कुछ भी फर्क नहीं होता। यूहाव अपने अटैक्स उस शील्ड के ऊपर कर रहा होता है, ताकि वो उस कमांडर को हॉस्टेज बना ले। आखिरकार बहुत सारे अटैक्स करने के बाद वो शील्ड कमजोर होती है एंड एक फाइनल अटैक के साथ वो शील्ड टूट जाती है। तभी यूहाव जल्द से जल्द उस कमांडर के गर्दन को जकड़ लेता है। जब उसके सर से उसका कपड़ा नीचे गिर जाता है, तो तभी यूहाव उस लड़की को देखकर शॉक में आता है, क्योंकि ये वही लड़की होती है जिसने उसकी एक बार सन एंड मून एम्पायर से बाहर निकलते वक्त मदद की थी,
जब उसे ये एहसास होता है कि ये युहाओ ही है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में आते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे जल्द से जल्द होस्टेज बना लो। ये कहते हुए वो खुद ब खुद उसके चंगुल में फंस जाती है। वो सामने के जनरल के बारे में बताते हुए कहती है कि ये एक लेवल 9 के टाइटल दियोलो है, इसकी शक्ति तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। तभी उसे अपने सीनियर ब्रदर की बताई हुई बातें याद आती हैं, जिसमें वो उसे बताया था कि ये सन एंड मून एम्पायर के पास एक लेवल 94 के सोल दियोलो है, जो कि पूरे फायर फिनिक्स सोल इंजीनियरिंग ग्रुप को कमांड करती है एंड जिसका कमांडर ल्यू फैंग है। तभी युहाओ उस कमांडर को धमकी देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द मुझे जाने के लिए जगह बनाओ, वरना मैं इसको मार दूंगा। युहाओ उनसे कहता है कि अपने हथियार नीचे करो, वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। जिस पर कमांडर कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बट हम तुम्हें मार भी नहीं रहेंगे। जिस पर युहाओ से कहता है कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम मुझसे बात करो। जिस पर वो लड़की कहती है कि कमांडर आप मेरी फिक्र न करें, जल्द से जल्द इसे मार दें, ये तो बस उसका नाटक था। जिसके बातों को सुनकर कमांडर कहती है कि सारे लोग अपने अपने हथियार नीचे करो एंड इसे जाने के लिए रास्ता बनाओ। तभी सारे लोग हटकर उसे जाने के लिए रास्ता बना देते हैं। युहाओ जूसी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे कमांडर एंड वो सिपाही देखते ही रह जाते हैं। जब वो उस आर्मी कैंप से बहुत दूर आते हैं तो वो एक जगह रुक जाते हैं एंड युहाओ जूसी से माफी मांग रहा होता है, मुझे तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जिस पर जूसी भी उससे युहाओ के हालचाल पूछते हुए पूछती है कि तुम कैसे हो, मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए होगे, आजकल तुम कैसे हो। जिस पर युहाओ उसे बताता है कि मेरी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। जूसी कहती है कि ये सिचुएशन तो सही नहीं है, बट मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। युहाओ उसे कहता है कि जूसी तुम सन एंड मून एम्पायर में क्यों रह रही हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। तुम्हारे काबिलियत और हुनर की वजह से तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, तो फिर इन लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ रही हो। जिस पर ओजी कहती है कि ये तुम्हें कहने के लिए बहुत आसान लग रहा है, बट जब ल्यूजिन की आर्मी पूरे मेरे माँ बाप एंड मेरे फैमिली को मार दिया, तब तुम उन्हें तो नहीं बोले कि लड़ाई न करो। अब बोलने से क्या फायदा, मेरे जिंदगी का बस एक ही मकसद है एंड वो मेरे फैमिली को मारने वालों से बदला लेना, एंड जो भी मेरे बदले में मेरा साथ दे रहा है वो मेरा साथी है। इसी वजह से मैं यू तीरियान के साथ हूँ। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर चाहते हो तो मुझे यहीं मार दो एंड इस बदले की आग को बुझा लो। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मैं एक न एक दिन जरूर पूरे सन एंड मून एम्पायर की आर्मी को लेकर तीनों देशों के ऊपर हमला करूंगी एंड सबको मिलाकर एक ही सन एंड मून एम्पायर का देश बन जाएगा। तब सभी जगह अमन और शांति फैल जाएगी एंड मैं इस पूरे नेशन को कंट्रोल करूंगी एंड चारों तरफ अमन लाऊंगी। उसके इन बहकी बहकी बातों को सुनकर युहाओ कहता है कि बेहतर है कि मैं तुम्हें मार दूं। एक कहकर वो अपने पास से एक खंजर निकालकर उसके गले के पास ले जाता है। जिस पर यूजी कहती है कि चलो बहुत ही अच्छा है, मैं भी यही चाहती थी कि कभी न कभी मैं तुम्हारे हाथों ही मारे जाऊं। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन को उस खंजर से लगा देती है, जिससे उसके गर्दन पर कटने का निशान होता है एंड खून बहना शुरू होता है। तभी युहाओ को उसके साथ बिताए हुए वो सारे लम्हे याद आना शुरू हो जाते हैं कि जब वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ सन एंड मून एम्पायर में ट्रेनिंग के लिए आया था। ये उसकी मुलाकात यूजी से हुई थी एंड किस तरह उन्होंने जंगल में जाकर एक दूसरे की हिफाजत की थी। ऐसे बहुत सारी यादों का सैलाब उसके दिमाग में उबड़ रहा होता है।
तभी युहाव उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी पता नहीं क्या होता है, बट युहाव उस यूजी को मारने के बजाय अपने ही दिल के अंदर वो खंजर को भोग लेता है, जिसे देखकर यूजी भी शॉक में आती है। तभी युहाव से कहता है कि जब हम जंगल में फंसे थे तो तुमने मुझे एक बार उस सिल्वर वुल्फ से बचाया था, तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श कर तुम्हारा उधार रिटर्न कर रहा हूँ। अगर हम जब कभी भी इन द फ्यूचर आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे के दुश्मन बनकर आएंगे। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है एंड जाते जाते वो ये भी कहता है कि अब से मैं हर एक ऐसी संभव कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इस प्लान को रोक सकूं। यूजी युहाव की इस करामात को देखकर वहीं रोना शुरू करती है। जब युहाव वहां से चला जाता है तो वो अपने पास से एक सिरिंज निकालती है। वो इस सिरिंज से क्या करने वाली है, इसे उसके दिमाग में क्या खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं, यह हमें अगले एपिसोड्स में मालूम होगा। तभी दूसरी जगह वो आइस जड़ी बूटी युहाव के जख्म को आइस से भर रही होती है। युहाव ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यूजी के उस फायर फिनिक्स लीजन को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना होगा, इसलिए मुझे पूरे फार नॉर्थ की शक्तियों को यूज करना होगा। ये कहते हुए वो और भी नॉर्थ डायरेक्शन में जाना जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बियर्स आ रहे होते हैं। वो इनके शक्तियों को महसूस करते हुए कहता है कि ये बियर्स तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा अटैक शक्ति है, बट ये लॉन्ग रेंज अटैक्स को नहीं कर सकते एंड इनकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी वो और आगे चला जाता है एंड उसे और भी प्राणी हैं। वो किसी भी तरह से नॉर्थ के अंदर बसने वाले जानवरों की स्टडी कर कर अपनी मोटिव्स को बनाना चाहता है, ताकि वो किसी भी तरह से उस यूजी के आर्मी को रोक सके। तभी उसे वो लम्हा भी याद आता है कि जिस तरह वो इस फार नॉर्थ के अंदर पहली बार आया था एंड इस आइस की ठंडाई से बचने के लिए वो तिमिंग के भुने हुए सिल्क थ्रेड के कपड़ों पर निर्भर था, बट अब तो वो यहाँ पर आराम से घूम फिर रहा है। जब वो उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात बीबी डोंग से हुई थी, तभी उसके माथे से सारे सोल बीस्ट बाहर आते हैं। स्नो लेडी तो वहाँ पर आने के साथ झूमना ही शुरू करती है। वो कह रही होती है कि घर आने के बाद कितना सुकून मिलता है। तभी बीबी डोंग स्नो लेडी के बारे में बताते हुए युहाव से कहती है कि स्नो लेडी तो हेवन एंड अर्थ के आइस एट्रीब्यूट से पैदा हुई हो, तुम इसे कुदरत की बेटी भी कह सकती हो। आज तक जितने भी एलिमेंटल फॉर्म्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट तो स्नो लेडी के आइस एलिमेंटल फॉर्म है। तभी वहाँ पर वो स्नो लेडी अपना डांस ऑफ स्नो शुरू करती है, जिसे देखकर सब लोग मनमोहक हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड उसे सन एंड मून एम्पायर के आर्मी कैंप का दिखाया जाता है, जिसके अंदर यूजी वापस आई होती है, जिसे देखकर कमांडर उसकी हालत पूछते हुए कहती है कि क्या उसने तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिस पर यूजी कहती है कि कमांडर नहीं, जल्द से जल्द सारे आर्मी को इकट्ठा करो। यूजी सबको ऑर्डर देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द माइनिंग शुरू करो एंड अपने हथियार की संख्या को बढ़ाओ एंड जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वो जनरल कहती है कि मेरी फायर फिनिक्स तलवार बहुत दिनों से किसी खून के मजा नहीं चखी है, चलो इन दुश्मनों को मजा चखाते हैं। ये कहते हुए वो अपनी तलवार बाहर निकालती है। यूजी कहती है कि युहाव मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तभी फिर से फार नॉर्थ की तरफ सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि चारों तरफ दरारें पड़ना शुरू होती हैं एंड सारे माउंटेन्स के ऊपर से स्नो बहुत ही तेज रफ्तार में युहाव एंड उनके तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देखकर युहाव चिंता में आ जाता है कि इस तरफ तो बहुत सारे प्राणियों की आने की आहट महसूस हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि टाइटन स्नो डीमन किंग भी उन्हीं के तरफ आ रहा होता है, जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट किंग्स में से एक होता है। तभी एक और दूसरा किंग
स्नो बियर भी वहां पर आ जाता है, जिसका साइज बिल्कुल उस टाइटन आइस किंग की तरह ही होता है। तभी वो बियर, जिसकी कल्टीवेशन कई हजारों सालों पुरानी होती है, वो आकर स्नो लेडी के सामने रुक जाता है, जिसके ऊपर स्नो लेडी आराम से उसके ऊपर हाथ फिरा रही होती है। तभी वो सारे प्राणी स्नो लेडी के सामने झुक जाते हैं। तभी वो स्नो लेडी उस बियर किंग को देखते हुए कहती है कि छोटे, तुम तो बहुत ही मोटे हो गए हो। जिस पर युहाव चौंक कर कहता है कि छोटा, ये तुम्हें किस एंगल से छोटा लग रहा है। तभी उसके ऊपर बीबी डोंग हंसते हुए कहती है कि ये बियर किंग स्नो लेडी को बहुत ही कमजोर हालत में मिला था, जब वो बहुत ही छोटा था, जब वो इस फार नॉर्थ आइस प्लेन के ऊपर राज करती थी। तभी से वो बियर किंग स्नो लेडी के साथ रहता था। अब वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो स्नो लेडी को अपनी एक माँ की तरह समझता है। तभी उसके सामने वो यांग आइस एम्परर भी झुक जाता है, जिसे देखकर युहाव भी कहता है कि वो भी स्नो लेडी की बातें सुनता है, जिस पर तेमिंग उसे बताता है कि स्नो लेडी इस फार नॉर्थ आइस एरिया की एक्सट्रीम रूलर है, जिसे हर एक यहाँ पर मौजूद प्राणी उसकी रिस्पेक्ट करता है। तभी स्नो लेडी सबको संबोधित करते हुए कहती है कि मैं इस फार नॉर्थ को एक होली प्लेस मानती हूँ। मेरी जिंदगी में ये एक ऐसा लम्हा है जो इस पर मैं बहुत बड़ा घमंड कर सकती हूँ कि मैं एक फार नॉर्थ की रूलर हूँ। तभी वो सबको बताते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि मेरे पास दो ऐसे कारण हैं, जिस पर पहला एक ये है कि आज के बाद मैं तुमसे बहुत दूर जाने वाली हूँ और अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाने वाली हूँ। पता नहीं आइंदा हम सब की मुलाकात हो पाएगी भी या नहीं। जिसे सुनकर सारे प्राणियों के अंदर हाहाकार मच जाता है। तभी वो और बताते हुए कहती है कि दूसरी बात तो ये है कि अब मैं एक सक्सेसर चुनने को जा रही हूँ, जिसकी बातों को सुनकर पूरे जानवरों के अंदर खलबल मच जाती है। तभी तायांग उन सब को शांत कराता है। तभी वो बताती है कि मेरे बाद आताई मेरा सक्सेसर बनेगा एंड तुम सबको इसकी बातें माननी होगी एंड जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है उसी तरह तुम्हें इसकी भी रेस्पेक्ट करनी होगी एंड इस नॉर्थ के अंदर सुख शांति बरकरार रखना होगा। तभी आताई स्नो लेडी को पूछता है कि आपका क्या होगा, जिस पर वो स्नो लेडी कहती है कि मैं अब एक सेक्लूजन में जाने वाली हूँ एंड अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाने वाली हूँ, बट तुम्हें मेरे सपने को कायम रखना होगा एंड इस फार नॉर्थ के अंदर सारे प्लेन्स को एंड इसमें बसने वाले सारे क्लैंस को एक करना होगा, तभी हम बाहर की लोगों से अटैक का सामना कर सकेंगे एंड कोई भी माई का लाल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी वो सबको संबोधित करते हुए कहती है कि मैं यहाँ से बस जा रही हूँ, ये मत समझना कि मैं मरने वाली हूँ। कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं तुम सब की हिफाजत जरूर करूंगी एंड जो कोई भी इस नॉर्थ के अंदर सुख शांति को डिस्टर्ब करने आएगा वो हम सब का दुश्मन होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि क्या होगा जब स्नो में बसने वाले सारे एनिमल्स एंड सन एंड मून एम्पायर की फाइट होगी। क्या फार नॉर्थ वाले उन इंसानों का स्वागत करेंगे या कुछ और होगा। तायान नया सक्सेसर बनने के बाद वो पहला काम क्या करेगा एंड यूजी की क्या प्रक्रिया होगी। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।